नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 16 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो सुसान काइल के बारे में है। ये चुनी गई है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला चीफ। समझेंगे इसके क्या मायने हैं। टाटा सेमीकंडक्टर जो है उसकी यूनिट की स्थापना की गई है धोलेरा गुजरात में, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पे बनाया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो विजडन अवार्ड्स के बारे में है। दीप्ति शर्मा को मिला है, मिशेल स्टार्क को मिला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अमरावती में देश की पहली जो क्वांटम फैसिलिटी है वो स्थापित की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। एफआईयू इंडिया समझौता क्या है ये जानेंगे। और एक जो है दुर्लभ खनिजों के बारे में कि क्या स्थिति है, किस देश के पास कितने भंडार है, चाइना से कितना पीछे है इंडिया, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही हम एक आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन की चुनौतियों के बारे में, जिससे कि आपको एक इंसाइट मिल सके, एक मोटिवेशन मिल सके, एक इंस्पिरेशन मिल सके, साथ ही एग्जाम में यूज हो ऐसा कंटेंट मिल सके। राइट, चलिए आगे। जो है सुसान कोयल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला चीफ बनी है। देखिए, महिला चीफ बनी है, ऑस्ट्रेलिया की बनी है, फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना जाता है कि जिस देश की अगर वास्तविक प्रगति का आंकलन करना है तो उसकी प्रगति को देखा जाना चाहिए कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या है। तो एक महिला का वहाँ के आर्मी चीफ तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, 1987 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन आर्मी में प्रवेश किया था और आज वो वहाँ के चीफ तक पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ सेना में जो महिलाएं हैं वो लगभग 99% कर्नल रैंक तक सीमित हो जाती है, उससे आगे उनको प्रमोशंस नहीं मिलते। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण है। इसीलिए तो हम हमेशा बात करते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए जो टॉपिक्स वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं। जैसे हमने पिछले डिस्कशन में महिला आरक्षण के बारे में बात करी थी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ एक बात है कि सुसान कोयल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला चीफ चुनी गई है। सवाल कैसे पूछा जा सकता है दोस्तों, देखिए सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में जो है सेना चीफ बनी है पहली महिला, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। नाम पूछा जा सकता है कि कौन चुनी गई है, तो सुसान कोयल जो है वो चुनी गई है। राइट, चलिए अगली न्यूज की तरफ। सेमीकंडक्टर, आपके मन में आया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यानी कि एक चिप है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है। ये चिप्स छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेके हमारी कारों तक, हमारे वायुयानों तक हर जगह यूज होती है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि इस पे जो मोनोपोली है 90% तो जो एकाधिकार है वो है चाइना का। और चाइना आपको पता है इंडिया का तो राइवल है ही, बाकी दुनिया को भी परेशान करता है। आपको समझाता हूँ कैसे परेशान करता है। जैसे कोविड-19 जैसी जो महामारी आई थी, उस महामारी में इन्होंने सप्लाई करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से इंडिया के जो कार मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर्स थे वो डिसरप्ट हो गए थे। कारों की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, क्योंकि हर कार में एक चिप यूज होती है जो कि सेमीकंडक्टर चिप होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि टाटा का जो सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो कहाँ पे स्थापित हुआ है, धोलेरा में। सरकार ने इसके लिए 66 हेक्टेयर का एक विशेष आर्थिक जोन बनाया गया। अब आप यहाँ पूछेंगे, यहाँ सोचेंगे कि विशेष आर्थिक जोन क्या है। देखिए दोस्तों, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक विशेष तरह के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे एक व्यापार करने का, एक उत्पादन करने का पूरा इकोसिस्टम होता है। वहाँ पे सरकार विशेष छूट पे जमीन उपलब्ध करवाती है, रियायती दर पे बिजली उपलब्ध करवाती है, लोन उपलब्ध करवाती है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है जिससे व्यापार आगे बढ़ता है। तो ये होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये देश की पहली चिप फेब बन गई है, कौन सी, धोलेरा वाली जो साइट है। केंद्र सरकार ने 2024 में मंजूरी दी थी। और वैश्विक सेमीकंडक्टर जो चेन है उसमें भारत को भी एक प्लेयर के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये पहला कदम उठा लिया गया है। राइट, बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। विजडन एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है और उसके ईयरली अवार्ड्स आते हैं। इस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष क्रिकेटर है वो चुना गया है मिशेल स्टार्क को, और महिलाओं की श्रेणी में हमारी दीप्ति शर्मा। स्टार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दीप्ति शर्मा के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपको याद रखना किसी भी आने वाले एग्जाम में कि दीप्ति शर्मा के बारे में सवाल बन सकता है। आगे जो है लीडिंग T20 के जो क्रिकेटर है वो हमारे अभिषेक शर्मा को चुना गया है। नीचे वाले नाम उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे सवाल नहीं बनता है, लेकिन जो सवाल बनेगा वो आपके ऊपर के 3 पे। यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन है, मिचेल स्टार्क है।
महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा जो कि इंडिया की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जो वर्ल्ड कप विनिंग जो टीम थी उस स्क्वाड का हिस्सा थी। और उसके अलावा जो अभिषेक शर्मा है, आपको पता है कि लंबे टाइम से T20 में सबसे शानदार प्रदर्शन अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी होगी क्रिकेट से जुड़ी हुई न्यूज। आगे चलते हैं, देश की पहली क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी। देखिए क्वांटम जो है वो एक बड़ा शिफ्ट है टेक्नोलॉजी में। आपने बात करी होगी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं जो कि हमने पहले भी कभी बात करी होगी। क्वांटम जो है हमारे नॉर्मल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स है उनसे भी बहुत ज्यादा एडवांस है। आप इमेजिन करके देखिए, गूगल ने थोड़े दिन पहले ही विलो नामक एक चिप बनाई थी, और वो चिप जिन कैलकुलेशंस को करने में एक सुपर कंप्यूटर को मान लो 5,000 साल लगे, एक सुपर कंप्यूटर को, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, एक सुपर कंप्यूटर को जो कैलकुलेशन करने के लिए 5,000 साल लगे, वो कैलकुलेशन गूगल की ये विलो चिप मात्र 5 मिनट में कर सकती है। और वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? क्वांटम टेक्नोलॉजी। और क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है आज के वर्तमान सिनेरियो में, है ना। तो इसकी जो पहली साइट है वो कहाँ खुली है? अमरावती में। नाम याद रखेंगे इस फैसिलिटी सेंटर का, वो जो कि अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये हार्डवेयर टेस्ट बेड है जो कि परीक्षण में काम आएगा। निर्माण में लगभग 8 महीने का समय लगा। आपको पता है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अमरावती, बेंगलुरु, ये हमारे टेक्नो हब है, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी ज्यादा है। आगे बात करते हैं दुर्लभ खनिज भंडार के बारे में। आईईए क्या है? एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो कि ऊर्जा से संबंधित रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। इन्होंने 2026 में जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनके भंडारण के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। आप दोस्तों, आपको लगेगा रेयर अर्थ मेटल्स क्या है? देखिए दोस्तों, रेयर अर्थ मेटल्स है ऐसे पदार्थ जो कि धरती पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। रेयर का अर्थ होता है ना बहुत मुश्किल से, यानी ऐसे पदार्थ जो धरती पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं उनको बोला जाता है रेयर अर्थ्स। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? रेयर अर्थ्स की इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। जैसे हमने सेमीकंडक्टर की बात करी, तो सेमीकंडक्टर के लिए जो यूज होने वाली, उस चिप में जो यूज होने वाला प्रोडक्ट है वो रेयर अर्थ ही है। दूसरी तरफ आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बैटरियां बनाई जा रही है उन बैटरियों में भी बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो रेयर अर्थ का यूज होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देख लेना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं और आपको समझ भी आएगा कि इस पूरी दुनिया में जो चाइना की इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा क्यों है, लोग क्यों चाइना के बारे में इतनी बात करते हैं। दुनिया का लगभग 50% यानी कि 48.9% जो रेयर अर्थ है वो अकेले चाइना के पास है। 4.4 करोड़ टन, ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। यानी कि दुनिया का आधा जो रेयर अर्थ का भंडारण है वो चाइना के पास है। और ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं कि आने वाले समय में जिसके पास रेयर अर्थ होंगे वो पूरी दुनिया पे राज करेंगे। और चाइना का जो उभार है वो आप देख भी रहे होंगे। ब्राजील का दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान है इंडिया का, जिसके पास 8% रेयर अर्थ मिनरल्स है। 8% वैसे वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो काफी ज्यादा है, लेकिन चाइना की तुलना में, चाइना के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये एक जो है रिपोर्ट है 2026 की। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, वनडे एग्जाम या प्रीलिम्स में, हमारे आरएस वाले में। साथ ही मेंस में भी हम इसको एज ए सब्सटेंशियल मटेरियल हमारी बात को पुष्ट करने के लिए कि किस तरह चाइना बाकी दुनिया से आगे है और इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, राइट। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली जो न्यूज है वो FIUIND वित्तीय खुफिया इकाई के बारे में। यानी कि वित्तीय खुफिया इकाई का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनको रोकने वाली इकाई, ठीक है। इंडिया का मतलब तो इंडिया होता है, FIU जो है इसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं ना। FIU की जो स्थापना हुई है वो 2004 में हुई थी दोस्तों, और इसमें लगभग 75 अधिकारी काम करते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं। इनकम टैक्स, GST, कस्टम्स, RBI, सेबी, इन सबसे ये 75 ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। इनका मुख्य काम क्या है? वित्तीय जो फ्रॉड है उसको बेसिकली रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, वित्तीय डेटा एकत्रित करना और केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखना। हाल ही में क्या हुआ है, देखिए FIU और IND के बीच इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ये याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि I4C का मतलब क्या है।
फॉर इंडियन, सी फॉर साइबर, सेकंड सी फॉर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इसके साथ एक समझौता किया है जिससे कि वित्तीय अपराधों में निपटने में इनकी जो सक्षमता है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी, राइट। तो ये न्यूज भी हमने कवर कर ली। चलिए अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जैसा कि हमने बात करी, अंबेडकर साहब का जीवन है वो एक बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक बात है। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए वो बहुत ही असामान्य प्रकार के थे और काफी सारी बातें हमें इससे सीखने को मिलेगी जो कि हमारे निजी जीवन में भी काफी काम की होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि महापुरुषों के जो क्रियाकलाप है वही उनके संदेश होते हैं। यानी कि सबसे बड़ी पूंजी वो नहीं है जो आपने बोली है, सबसे बड़ी पूंजी वो है जो आपने किया है, यानी जो करके गए हैं वो अपने आप में ही बहुत अलग तरह की बात है और वही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि आने वाली जनरेशन्स को प्रभावित करती है। और इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि किस तरह अंबेडकर साहब के जीवन ने प्रभावित किया हमें और आज तक उनकी बहुत सारी बातें हमें किस तरह मार्गदर्शन करती है। आज भी दुनिया भर में जिज्ञासु लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अंबेडकर साहब के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति जिसको इतना भेदभाव किया उसके बाद भी इतना सर्वोच्च स्तर का नॉलेज प्राप्त किया, इतने सर्वोच्च स्तर का जो है सम्मान प्राप्त किया, इतने सर्वोच्च स्तर का जो है काम किया भारत रत्न अंबेडकर साहब ने। उनका व्यक्तित्व, बड़ा विजन, बड़े सपने और उन्हें हासिल करने की अदम्य इच्छा शक्ति आज भी अनुकरणीय है। यानी अनुकरण करने लायक क्या चीजें हैं? उनका बड़ा विजन, बड़े सपने और उन्हें हासिल करने की अदम्य इच्छा शक्ति। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सपने देखना दोस्तों, और उसके साथ ही एक बड़ी इच्छा शक्ति के साथ सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करना। आज जैसे आप बहुत सारे लोग होंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सामान्य तरीके से इसको अप्रोच करेंगे तो इसको पूरा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए जरूरी है आपका विजन बड़ा हो, यानी टारगेट बड़ा सेट करना है। छोटे टारगेट पे सेटल मत होइए। अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा तो मिलेगा कितना, अगर आप बड़ा सोचेंगे तब बड़ा तो मिलेगा। चलो मान लिया उसकी संभावना कम है लेकिन छोटा तो कहीं नहीं गया, लेकिन आपने अगर सोच ही छोटी रखी तो फिर बड़ा कैसे मिलेगा? बड़े सपने और उन्हें हासिल करने के लिए, यानी कि सपना बड़ा देखना है और फिर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति भी उस सपने को पूरा करने के लिए लगानी होगी। और ये बात आर्टिकल में बोली जा रही है कि आज भी अनुकरण करने जैसी है। आगे बोला जाता है कि ज्ञान ज्ञान जो है आपका, नॉलेज ही नॉलेज का जवाब है। कबीरपंथी पिता थे उनके सूबेदार राम जी। उन्होंने पहला पाठ पढ़ाया कि ज्ञान से स्वयं को समर्थ बनाओ और ज्ञान से ही तुम आगे बढ़ोगे। ज्ञान ही तुम्हारी रक्षा करेगा, ज्ञान ही तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, ज्ञान ही तुम्हें समाज में बहुत ऊपर लेके जाएगा। इसी तरह उन्होंने अस्पृश्यता की बाधाओं का, यानी आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी उनके लिए। जब पियोन आता था तभी उनको पानी मिलता था। कई दिन ऐसा हुआ है कि जब पियोन नहीं आया तो वो दिन भर प्यासे ही रहे, क्योंकि उनको परमिशन नहीं थी कि बाकी बच्चे जहां पानी पीते हैं वहां जाके वो अपना पानी पी सके। सोच के देखिए दोस्तों कितना संघर्ष किया होगा। बाहर बैठना पड़ता था कई बार, क्लासरूम के बाहर बहुत सारी परेशानियां उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और 10वीं पास करने वाले वो अस्पृश्य समुदाय से पहले व्यक्ति थे। कितना बड़ा अचीवमेंट था। बीए में केवल सेकंड डिवीजन था, इंटरमीडिएट में मात्र 600 में से 223 नंबर थे। और ये जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स है ये अपने आप में बहुत हाई नहीं है। ये एक एवरेज आदमी को ही दिखाते हैं, लेकिन निरंतर परिश्रम और संघर्ष, ज्ञान की जो साधना की उसके माध्यम से उन्होंने अपना मुकाम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हासिल किया। उनके ही शोध थे जिनकी वजह से आरबीआई जैसे संस्थान की स्थापना हुई। सोच के देखिए दोस्तों, आरबीआई की जो नींव रखी गई उसका जो शोध किया था वो बाबा साहेब ने ही किया था। तो बाबा साहेब कितने बड़ा योगदान है उनका, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमर्त्य सेन जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, इन्होंने ये बोला कि गरीबी को समझने के लिए अंबेडकर साहब का जो विजन था वो उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहा। ये बात खुद अमर्त्य सेन साहब ने स्वीकार करी है। ठीक है, औसत से असाधारण तक। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई मेरा बीए का परिणाम देखे तो वो ये यकीन ही नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा बना होगा। अगर कोई बीए का परिणाम देख के ऐसी भविष्यवाणी करे कि आगे चल के ये बंदा ऐसा करेगा, तो इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। एक भी व्यक्ति इस बात पे यकीन नहीं करेगा और दुनिया उसको बोलेगी ये व्यक्ति पागल है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कोई सेकंड डिवीजन पास है 70% से, 60% से, 50% से, वाट एवर, बहुत कम, जो कि कम माना जाता है, और आप आगे चल के मान लो कोई बड़े आरएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, तो आपके उस रिजल्ट को देख के तो कौन ही बोलेगा कि ये व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में असंभव नाम कोई चीज नहीं है। अगर चाहिए तो बड़ा विजन, उन सपनों को पूरा करने के लिए अदम्य इच्छा शक्ति, जिसकी बात बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में शुरू में की गई थी। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने विभाजन रोकने की अपील की थी, जिन्ना को समझाया भी था, बट मोहम्मद अली जिन्ना के सिर पे कुछ अलग ही बातें सवार थी, इस बात को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में जब मुस्लिम्स अलग अलग रहेंगे और दो देश बन जाएंगे तो ये कभी भी स्थायी शांति नहीं साबित होगी, और उनकी ये बात सही साबित होती है, जिससे ये भी निकल के आता है कि वो बड़े दूरदृष्टा थे। बाद में गोलमेज सम्मेलन में उनको जब उन्होंने अलग निर्वाचन की मांग उठाई, जब उसको पूरा कर लिया गया, आपको पता है महात्मा गांधी जी ने यवर्दा जेल में बहुत लंबा अनशन किया, उसके बाद पूना पैक्ट होता है। आगे इस आर्टिकल में ये बात बोली जाती है कि पूना पैक्ट के तहत जो आरक्षण दिया गया, जो कि इनिशियली सिर्फ 10 साल के लिए था, वो आरक्षण आज तक निरंतर चल रहा है। खैर, ये तो अच्छी बात है कि आरक्षण निरंतर चल रहा है, लेकिन जो बदलाव आने चाहिए थे वो बदलाव भी उससे नहीं आए हैं। देखते हैं आगे कैसे नहीं आए हैं। देखिए, आज भी जो हमारे दलित भाई बहन है, उनका प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा में, मेडिकल इंजीनियरिंग में दलित समुदाय का जो उपस्थिति है वो नगण्य बनी हुई है। यानी इतने लंबे आरक्षण के बाद भी हम उनको ऊपर नहीं पहुंचा पाए हैं। न्यायपालिका में समुचित रूप से अभाव है, बहुत कम एससी और एसटी समुदाय से हमारे जो भाई बहन है, वो दलित जो है वो न्यायपालिका में अपना स्थान बना पा रहे हैं। प्रशासन के भी उच्च पदों पे जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो आरक्षण का उद्देश्य था, जो नीति थी, जो नीयत थी बाबा साहेब की, उसको मात्र 10 साल के लिए लागू किया था, लेकिन आज तक लागू रहने के बाद भी इसमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि एक एग्जाम्पल दिया है अमेरिका का, कि अमेरिका में भी अश्वेतों के साथ में बहुत बुरा होता था, लेकिन अमेरिकी पॉलिसीज ने जमीनी स्तर पे बहुत अच्छे से काम करके आज वहाँ जो भेदभाव की जो सीमा है उसको मिटा दिया है। लेकिन क्या ऐसा भारत में क्यों नहीं हो पाया? जो फर्क था उसको समझाया गया है। यानी भारत में सीमित समावेश, आधुनिक सेवा सेक्टर, बहुत कम समावेशन भारत में हुआ है अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो। अमेरिका में नेशनल की समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन भारत में समावेशन नहीं हुआ है। यही सारी बात जो हमने करी है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। हमने पहले सुसान कोयल के बारे में बात करी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली सेना प्रमुख बन गई है, जो कि एक महिला है। टाटा सेमीकंडक्टर धोलेरा में स्थापित होने जा रहा है। क्वांटम जो फैसिलिटी है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित होने जा रही है। साथ ही FIUIND के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे I4C के साथ इसका समझौता हुआ है, और दुर्लभ खनिज के बारे में बात करी। लास्ट में हमने बात करी थी बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद हो, आप अच्छे से अपना स्टडी करते रहिए। उम्मीद करता हूँ अच्छे रिजल्ट्स में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।